प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मार्क्सवादी दृष्टिकोण के तत्व अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को समझने के लिए विद्वानों ने 3 उपागम दिए हैं। उदारवादी उपागम, नवोदारवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम। उदारवादी उपागम, नवोदारवादी उपागम ये दोनों मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब तीसरा उपागम चल रहा है मार्क्सवादी उपागम, जिसके अंतर्गत आज हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण के तत्वों की चर्चा करेंगे। तो ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 36 पार्ट नंबर 1। ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत यहाँ चूँकि इसके ऊपर हम एक लेक्चर और अपलोड करेंगे लेनिन के विचार के संदर्भ में, इसलिए हम यहाँ इसको पार्ट 1 दे रहे हैं। तो लेक्चर नंबर ये क्या हो गया 36, जिसमें हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण के तत्वों को ले रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, वास्तव में जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं, तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण या सिद्धांत ये कहता है, क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विकसित देशों अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश, विकसित देशों और अविकसित देशों, अविकसित अर्थात जो गरीब देश हैं, जो साधनहीन हैं, शक्तिहीन है, तो विकसित और अविकसित देशों के बीच संघर्ष का ही विस्तृत रूप है। जरा गौर कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मार्क्सवादी दृष्टिकोण या मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित जो विचारक हैं, जैसे कार्ल मार्क्स, एंजिल्स, लेनिन, माओ जैसे जो विचारक हैं, इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विकसित और अविकसित देशों के बीच संघर्ष का ही विस्तृत रूप है। जैसे राष्ट्रीय राजनीति में 2 वर्ग होते हैं, शोषक शोषित, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी 2 ही वर्ग हैं, शोषक शोषित। कौन कौन? विकसित और अविकसित देश। तो इनके बीच में जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष का ही विस्तृत रूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मानते हैं। ये कौन? मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बात। दूसरी बात बेटा, जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, मार्क्सवादी सिद्धांत है, मार्क्सवादी उपागम है, इसका लक्ष्य है पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना। अगर हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो यहाँ पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण का लक्ष्य है एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, मतलब समाजवाद की स्थापना करना। इसी ही बात को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू करेंगे तो यहाँ पर मार्क्सवादियों का लक्ष्य है विश्व समाजवाद की स्थापना, मतलब पूरी दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था का सफाया करना और उसके स्थान पर विश्व समाजवाद की स्थापना करना, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना इसका लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है, इसका मंतव्य गंतव्य है। अर्थात वास्तव में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का कहना है कि दुनिया में अमीरी और गरीबी, शोषक और शोषित, ये जो 2 वर्ग हैं, इन वर्गों का सफाया होना चाहिए, सब समान हो जाएं। ऐसा नहीं हो कि एक वर्ग ऐसा हो जो उत्पादन के साधनों का स्वामी हो, दूसरा वर्ग ऐसा हो जो साधनहीन हो, चाहे वह राष्ट्रीय राजनीति की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात हो। ये पूर्ण रूप में समाज का स्वामित्व स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें कोई वर्ग नहीं होंगे,
कोई वर्ग व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर ये वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व समाजवाद की स्थापना इनका लक्ष्य है। किसका? मार्क्सवादी दृष्टिकोण का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम एक एक बात को लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के तत्व जरा गौर कीजिएगा। यहाँ एक विद्वान है अरुण बोस। जब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर जगह जगह आपको अरुण बोस का नाम मिलेगा। तो ये वास्तव में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत मार्क्सवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। तो ये जो अरुण बेस है, अरुण बेस ने अपने लेख मार्क्सवादी सिद्धांत, लेख का नाम क्या है? मार्क्सवादी सिद्धांत। इनके लेख का नाम क्या है? मार्क्सवादी सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी विचारधारा के 4 तत्व बतलाए हैं। नोट करें बेटा, यहाँ मैंने लिखा है एरा मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, मा मतलब मार्क्सवादी, वी मतलब विचारधारा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी विचारधारा के 4 तत्व बतलाए हैं। कितने तत्व बतलाए बेटा? 4 तत्व बतलाए। यहाँ पर इन चारों तत्वों की मैं क्रम से व्याख्या करूँगा। इससे पहले मैंने यहाँ आपके लिए डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के माध्यम से आप इन चारों तत्वों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आप देखो, यहाँ मैंने नोट किया है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। चूँकि हम अध्ययन किसका कर रहे हैं? मार्क्सवादी दृष्टिकोण का अध्ययन कर रहे हैं। अब आपसे कोई पूछे कि भाई मार्क्सवाद किसे कहते हैं, तो वास्तविक रूप में कार्ल मार्क्स ने, एंजिल्स ने, और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा लेनिन ने, माओ ने जो अपने विचार दिए हैं, ये सारे जो विचारक हैं वो मार्क्सवाद के अंतर्गत ही आते हैं। अब दृष्टिकोण का मतलब क्या है? नज़रिया। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मतलब होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मार्क्स के नज़रिए से देखना। और कार्ल मार्क्स वास्तविक रूप में ये कहते हैं कि वर्ग संघर्ष के कारण राज्य का उद्भव होता है और यदि वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा तो राज्य भी समाप्त हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स यहाँ कह रहे हैं कि क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। मतलब इनका कहना है कि जब तक क्रांति नहीं होगी तब तक पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। और कार्ल मार्क्स या मार्क्सवादी जितने भी विचारक हैं उनका कहना है कि केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही समाजवाद की स्थापना नहीं हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में साम्यवादी समुदाय का निर्माण होना चाहिए। इसीलिए वास्तविक रूप में साम्यवादी घोषणा पत्र के अंतर्गत मार्क्स एंजिल्स ने कहा भी है कि विश्व के मजदूरों, तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर तुम्हारे पास खोने के लिए तो वह तुम्हारी गरीबी, दास्ता और तुम्हारे पैरों में लगी हुई बेड़ियां, जंजीरें हैं, और इनको तो तुम्हें तोड़ना ही है। मतलब ये विश्व के मजदूरों को एक करना चाहता है, विश्व के श्रमिकों को एक करना चाहता है। और इसका कहना है कि जब तक विश्व के मजदूर और श्रमिक एक नहीं होंगे तब तक पूंजीवादी व्यवस्था का सफाया नहीं हो सकता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा मार्क्सवादी दृष्टिकोण, तो वास्तव में क्या है? ये धनी देश मतलब जो अमीर देश हैं, पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश जो हैं, जिसको विकसित देश भी कह सकते हैं हम, धनी देशों बनाम निर्धन देशों के बीच संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये अध्ययन करता है। मतलब जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है ये धनी देशों मतलब अमीर देशों मतलब विकसित देशों मतलब पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों, यस, धनी देशों बनाम निर्धन देशों मतलब अविकसित देशों मतलब साधनहीन देशों मतलब शक्तिहीन देशों। तो धनी देशों बनाम निर्धन देशों के बीच संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करता है। मैंने आपको पहले कह दिया था कि वास्तविक रूप में मार्क्सवादी दृष्टिकोण यस विकसित देशों और अविकसित देशों के बीच, विकसित देशों और अविकसित देशों के बीच संघर्ष का ही विस्तृत व्यापक रूप है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जब आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप में पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश, जो अमीर देश हैं, जो साधन संपन्न देश हैं, वो वास्तविक रूप में आपस में उनमें तनाव होता है, कलह होता रहता है। लेकिन जब अविकसित देशों की बात आती है, गरीब देशों की बात आती है, तो ऐसी स्थिति में सारे जो धनी देश हैं वो एकजुट हो जाते हैं। तो एक प्रकार से हम कहेंगे कि यहाँ दो वर्ग बन गए, एक तरफ विकसित देश, दूसरी तरफ अविकसित देश, गरीब देश। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति
के बारे में मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विकसित और अविकसित या अमीर और गरीब देशों के बीच संघर्ष का ही व्यापक या विस्तृत रूप है। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ आप एक तरफ तो मैंने ये लिखा है विश्व समाजवाद, दूसरी तरफ लिखा है पूंजीवाद विरोधी, फिर लिखा है विश्व पूंजीवाद का समापन। मतलब जो ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण है ये पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करता है और ये विश्व पूंजीवाद का समापन करना चाहता है। मतलब यहाँ मार्क्सवादी दृष्टिकोण राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना चाह रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैंने लिखा है विश्व पूंजीवाद का समापन। यहाँ पूरी दुनिया के अंतर्गत ये पूंजीवादी व्यवस्था का सफाया करना चाहता है और विश्व समाजवाद की स्थापना करना चाहता है। मतलब पूंजीवादी दृष्टिकोण वास्तविक रूप में साम्यवादी समुदाय का निर्माण करना चाहता है। किसका निर्माण करना चाहता है? साम्यवादी समुदाय का निर्माण करना चाहता है, विश्व समाजवाद की स्थापना करना चाहता है और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है, पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहता है। तो ये तो यहाँ पर इसका जो मूल लक्ष्य है वो स्पष्ट हो गया। इसके बाद में मार्क्सवादी दृष्टिकोण के 4 तत्व ले रहे हैं। नंबर 1 पहला तत्व है सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद। जरा नोट कीजिएगा, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद। दूसरा इसका तत्व है साम्राज्यवाद विरोधी, साम्राज्यवाद का ये विरोध करेगा। तीसरा है आत्मनिर्धारणवाद और चौथा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। जरा गौर कीजिएगा, ये 4 तत्व हो गए। इन चारों तत्वों की हम क्रम से व्याख्या करेंगे। अब आप ये डायग्राम बनाएं, इस डायग्राम के माध्यम से आप आसानी से मार्क्सवादी दृष्टिकोण के चारों तत्वों को समझ सकते हैं। ये डायग्राम बनाएंगे, बाकी इन चारों की व्याख्या यहाँ मैं करूँगा और जो महत्वपूर्ण बातें सारी नोट कर दी हैं। नंबर 1 पहला जो इसका तत्व वह है सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद। बेटा ध्यान दें, यहाँ सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद। अब यहाँ कुछ विद्यार्थी पूछ सकते हैं कि सर सर्वहारा से हम नहीं समझते। तो बेटा वास्तविक रूप में जब हम मार्क्सवाद का अध्ययन करते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर सर्वहारा और बुर्जुआ ये मार्क्सवादी शब्दावली हैं। सर्वहारा शब्द का प्रयोग श्रमिकों और मजदूरों के लिए किया जाता है, जबकि बुर्जुआ शब्द का या शब्दावली का प्रयोग पूंजीपतियों के लिए किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्वहारा मीन्स श्रमिक मजदूर, बुर्जुआ मीन्स यस पूंजीपति। याद रहेगा, ठीक है। सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वास्तविक रूप में यहाँ पर जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वह पूरी दुनिया में मजदूरों को, श्रमिकों को एकजुट होने के लिए कह रहे हैं। जैसा कि इन्होंने नारा भी लगाया कि विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास होने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद मतलब ये विश्व स्तर पर मजदूरों को एक करना चाहते हैं। जैसे मैंने लिखा भी है कि संसार के मजदूरों का सामूहिक, अर्थात सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद के अंतर्गत जो मुख्य बातें आती हैं वो मैंने नोट किए हैं। नंबर 1 आप बिंदु बना सकते हैं यहाँ, पहले जो पहला तत्व इसके अंतर्गत भी संसार के मजदूरों का सामूहिक, अर्थात यहाँ पर जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है या मार्क्सवादी सिद्धांत या उपागम है वो स्पष्ट करना चाह रहा है कि संसार के मजदूरों का सामूहिक हित, अर्थात इनका कहना है कि वास्तविक रूप में केवल एक देश के मजदूर एकजुट होंगे तो इससे पूंजीवादी व्यवस्था का सफाया नहीं हो सकता, बल्कि पूरी दुनिया के मजदूरों को, श्रमिकों को एकजुट होना है और एकजुट होकर के उसके बाद में पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना है। और जब तक ये एकजुट नहीं होंगे तब तक पूंजीवादी व्यवस्था का समापन नहीं हो सकता। और इसके अंतर्गत स्वयं मजदूरों का हित है, स्वयं श्रमिकों का हित है। एक बात। दूसरी बात, मजदूरों का कोई देश नहीं होता। यहाँ पर वास्तविक रूप में सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद के तत्व के अंतर्गत मार्क्सवादी दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाह रहा है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। मतलब स्पष्ट रूप में यहाँ कहा गया है, स्वयं मार्क्स ने कहा है कि विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि विश्व के मजदूरों, किसी देश को संबोधित नहीं किया, विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ मजदूर का कोई देश नहीं है। स्पष्ट कह दिया कि सारे विश्व के जो मजदूर श्रमिक हैं उनका शोषण पूंजीपति करते हैं, इसलिए उनको एकजुट होना चाहिए और वो एकजुट होंगे तभी जाकर के पूंजीवादी व्यवस्था का सफाया हो सकता है, उसको उखाड़ फेंका जा सकता है, अन्यथा पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकेगी। इसलिए इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता है। जैसे स्वयं कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि मैं एक विश्व नागरिक हूँ, मैं जहाँ कहीं भी हूँ सक्रिय हूँ। किसने कही ये बात? कार्ल मार्क्स ने। नोट करना है। नेक्स्ट 2 बातें होगी। तीसरी बात है सर्वहारा की मुक्ति के लिए संगठित कार्यवाही पहली शर्त। ये तीसरी बात होगी क्या कि सर्वहारा कौन है बेटा? श्रमिक मजदूर। सर्वहारा की मुक्ति के लिए संगठित कार्यवाही पहली शर्त। मतलब वास्तविक रूप में अगर श्रमिकों को, मजदूरों को मुक्ति दिलानी है, किससे? शोषण से,
चूँकि जो साधन संपन्न है, उत्पादन के साधनों के जो मालिक हैं, जो अमीर देश हैं, जो अमीर देश है, राष्ट्रीय राजनीति की बात की जाएगी तो जो अमीर है, पूंजीपति हैं, वो गरीबों का शोषण कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात आए तो जो विकसित देश है अविकसित देशों का जो शोषण कर रहे हैं। तो वास्तव में श्रमिकों मजदूरों की मुक्ति के लिए क्या करना है, संगठित कार्यवाही पहली शर्त, अर्थात उन सबको एकजुट होकर के कार्यवाही करनी है। जब तक कोई एकजुट नहीं होंगे, क्रांति नहीं करेंगे, तब तक श्रमिकों का, मजदूरों का हित नहीं हो सकता। कार्ल मार्क्स ने तो यहाँ तक कहा है कि ये पूंजीपति तुम्हें समय समय पर छोटी मोटी रियायतें देते रहेंगे, तुम्हें कुछ सुविधाएं देंगे, लेकिन उनके सामने झुकना नहीं है, बल्कि उन रियायतों का विरोध करते तुम्हें क्रांति करनी है और क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना, उखाड़ फेंकना है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, 3 बातें होगी। चौथी है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण जब खत्म हो जाएगा तब उसी अनुपात में एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण समाप्त हो जाएगा। ये चौथी बात है। मतलब यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसका कहना है कि जब हम राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में क्या होगा कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण जब खत्म हो जाएगा। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण कब नहीं कर पाएगा, जबकि वास्तविक रूप में सभी समान हो जाएंगे। मतलब ऐसा कहने के लिए नहीं हो कि ये अमीर व्यक्ति है, ये गरीब व्यक्ति है, ये साधन संपन्न है, ये साधनहीन है, ये शक्तिशाली है, ये शक्तिहीन है, ऐसा नहीं हो, बल्कि सभी व्यक्ति बराबर हो जाएं। और जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण खत्म हो जाएगा तब उसी ही अनुपात में, उसी अनुपात में एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण समाप्त हो जाएगा। और जब एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का या विकसित राष्ट्र के द्वारा अविकसित राष्ट्र का शोषण समाप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप में विश्व समाजवाद की स्थापना हो जाएगी। ये 4 बातें सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद के अंतर्गत आती हैं। अब लेते हैं हम इसका दूसरा तत्व, साम्राज्यवाद का विरोध। जरा गौर कीजिएगा यहाँ, साम्राज्यवाद का विरोध मतलब मार्क्सवादी दृष्टिकोण का ये दूसरा तत्व है, साम्राज्यवाद का विरोध। अब इसके अंतर्गत क्या बातें आएंगी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्स का विचार है कि, जरा गौर करें यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कार्ल मार्क्स का विचार है कि संसार में बुर्जुआ का मतलब बेटा क्या है, मैंने पहले बता दिया ना, पूंजीपति। तो यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था बोलेंगे हम इसको। ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मार्क्स का विचार है कि संसार में बुर्जुआ मतलब पूंजीवादी या पूंजीपति, बुर्जुआ व्यवस्था, तो इसको बोलेंगे आप पूंजीवादी व्यवस्था। बुर्जुआ मतलब पूंजीपति। बुर्जुआ व्यवस्था का टूटना निश्चित है। अर्थात यहाँ पर कार्ल मार्क्स स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वास्तविक रूप में देखा जाए, मतलब ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मार्क्स का विचार है, मत है, कहना है कि दैट संसार में, दुनिया में, विश्व में बुर्जुआ व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था का टूटना निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि पूंजीवाद अपने अंतिम विस्तारवाद को प्राप्त हो गया है। अर्थात इनका कहना है कि पूंजीवाद अब अपने चरम शिखर पर है, और जब चरम शिखर पर है तो मार्क्सवाद के अंतर्गत जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत आता है, जिसमें 3 चरण होते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। मैंने मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत अपलोड कर दिया है, आप पश्चिमी राजनीति के विचारकों के अंतर्गत प्लेलिस्ट में ये देख सकते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वाद, प्रतिवाद और संवाद। यहाँ मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा, मैंने संकेत कर दिया है। तो वास्तव में अपने अंतिम विस्तारवाद को प्राप्त हो गया है, और अंतिम विस्तारवाद को प्राप्त हो गया है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत चूँकि युद्ध, सैन्यकरण, सैनिक शक्ति को बढ़ाना, युद्ध, सैन्यकरण तथा सशस्त्र संघर्ष विस्तारवाद की नीतियां बन चुकी है। मतलब जो वास्तविक रूप में पूंजीवादी व्यवस्था है वो अपने अंतिम विस्तारवाद को प्राप्त हो चुका है, और इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि युद्ध, सैन्यकरण तथा सशस्त्र संघर्ष विस्तारवाद की नीतियां बन चुकी है। मतलब वास्तविक रूप में पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों की नीतियां बन गई हैं, क्या युद्ध करना, सैनिक शक्ति को बढ़ाना और सशस्त्र संघर्ष करना, ये सब विस्तारवाद की नीतियां बन चुकी हैं। और जब इसकी नीतियां बन चुकी हैं तो वास्तविक रूप में मतलब समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंध दर्शाते हैं कि, अर्थात आज यदि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं तो ये स्पष्ट करते हैं कि क्या करते हैं, स्पष्ट की दैट पूंजी अंतरराष्ट्रीय हो गई है, असमान राजनीतिक आर्थिक विकास पूंजीवाद का निर्बाध कानून है,
मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो आज हम कहेंगे कि असमान राजनीतिक आर्थिक विकास पूंजीवाद का निर्बाध कानून है। निश्चित रूप में दुनिया के अंतर्गत हम देखेंगे तो एक तरफ विकसित देश है, धनी देश है, जबकि दूसरी तरफ अविकसित देश है। और श्रमजीवी क्रांति न केवल यूरोपीय देशों में बल्कि अन्य पूंजीवादी देशों में भी संभव है। मतलब यहाँ स्पष्ट रूप में कहा गया है कि जो मजदूरों की क्रांति है, श्रमिकों की क्रांति, वो केवल यूरोपीय देशों में नहीं बल्कि अन्य पूंजीवादी देशों में भी संभव है। और ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तारवाद को उखाड़ फेंकना मार्क्सवाद का लक्ष्य है। नोट करें यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तारवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तारवाद को उखाड़ फेंकना मार्क्सवाद का लक्ष्य है। अर्थात वास्तविक रूप में मार्क्सवाद का जो लक्ष्य है वह क्या है? विस्तारवाद को उखाड़ फेंकना, समाप्त करना। विस्तारवादी अपनी सीमाओं का विस्तार करना ही क्या है? विस्तारवाद साम्राज्यवाद है। साम्राज्यवाद सीमाओं का विस्तार करना। ठीक है। तीसरा तत्व है आत्मनिर्णय का अधिकार। स्पष्ट हो रहा है अपने आप में बिंदु, आत्मनिर्णय का अधिकार। इसमें क्या है? मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग टू मार्क्सवादी दृष्टिकोण सभी देशों को अपनी राजनीतिक नीति निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उपनिवेशवाद खत्म होना चाहिए। बस इतना सा मैंने नोट किया, मैं समझाऊंगा यहाँ। आत्मनिर्णय के अधिकार का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में दुनिया के सभी देशों को, गरीब से गरीब देश हो, साधनहीन हो, शक्तिहीन हो, बिल्कुल दुर्बल क्यों ना हो, सभी देशों को अपनी राजनीतिक नीति निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अर्थात अपने देश के लिए स्वयं निर्णय ले, किसी अन्य के अधीन ना हो, और उपनिवेशवाद खत्म होना चाहिए। ये उपनिवेशवाद को खत्म करना चाहता है। अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ सैनिक शक्ति के माध्यम से एक विकसित देश, पूंजीवादी व्यवस्था वाला देश, अविकसित देश, गरीब देश के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित ना करें। इसलिए ये उपनिवेशवाद को भी खत्म करना चाहते हैं। कौन? जो ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। इसलिए इसका तीसरा तत्व आत्मनिर्णय का अधिकार। चौथा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नाम से स्पष्ट हो रहा है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। आपस में शांति से रहें, प्रेम से रहें। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं होगा कि पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश और समाजवादी व्यवस्था वाले देश आपस में प्रेम से रहें और पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। ये ध्यान रखना है, मैं समझाऊंगा यहाँ। सभी राष्ट्र राज्यों को बिना किसी देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था की आलोचना किए शांति में ढंग से रहना चाहिए। पहला बात यहाँ नोट करेंगे क्या? कि सभी राष्ट्र राज्य, दुनिया के सभी राष्ट्र राज्यों को, आज हम यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन करते हैं तो उसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई है। तो सभी राष्ट्र राज्यों को बिना किसी भी देश की राजनीतिक, पूरा लिखेंगे यहाँ पर, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था की आलोचना किए शांति में ढंग से रहना चाहिए। मतलब किसी भी देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था की आलोचना किए बिना सब राष्ट्र राज्यों को प्रेम से रहना चाहिए। नेक्स्ट, इसका अर्थ मतलब जो ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, इसका अर्थ समाजवादी, पूंजीवादी बने रहेंगे नहीं है। क्या मतलब हुआ? मतलब वास्तविक रूप इसका अर्थ ये नहीं है कि समाजवादी देश और इसके साथ में जो पूंजीवादी देश हैं वो पूंजीवादी ही बने रहेंगे, समाजवादी, पूंजीवादी बने रहेंगे नहीं है, बल्कि जब तक वैज्ञानिक समाजवाद की, नोट करिए, वैज्ञानिक समाजवाद की पूंजीवाद पर विजय नहीं हो जाती तब तक श्रम और पूंजी में संघर्ष बरकरार रहेगा। श्रम मतलब हम कहेंगे एक प्रकार से समाजवाद की प्राप्ति, और पूंजी मतलब पूंजीवाद का सफाया। अर्थात श्रम, पूंजी, शोषक, शोषित, शोषक, शोषित, विकसित, अविकसित के बीच में संघर्ष बरकरार रहेगा। और जब पूंजीवादी व्यवस्था का सफाया हो जाएगा और विश्व समाजवाद की स्थापना हो जाएगी तो संघर्ष समाप्त हो जाएगा। ये इसका जो है चौथा तत्व होगा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इसके बाद में हम आते हैं निष्कर्ष रूप में। क्या लिखा है मैंने यहाँ? यह दृष्टिकोण मतलब मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, देखो बेटा यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, यह दृष्टिकोण मीन्स मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी उपागम, मार्क्सवादी सिद्धांत। यह दृष्टिकोण मतलब मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इसके न्याय संगत निष्कर्ष तक आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है। मतलब जो ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को
इसके न्याय संगत निष्कर्ष तक आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है, और ये तभी प्राप्त होगा जबकि ये चारों तत्वों के ऊपर बल दिया जाएगा। इन चारों तत्वों के ऊपर बल दिया जाएगा। चारों तत्व किसके ऊपर? सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद, साम्राज्यवाद का विरोध, आत्मनिर्णय का अधिकार और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप में यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इसके न्याय संगत निष्कर्ष तक आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है और बढ़ाया जा सकता है। एक बात। नेक्स्ट फिर मैंने लिखा इस दृष्टिकोण मतलब मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के संबंधों की व्याख्या की जा सकती है। नोट करना बेटा यहाँ पर क्या, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के संबंधों की व्याख्या की जा सकती है, निश्चित रूप में की जा सकती है, क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में एक तरफ शोषक वर्ग, दूसरी तरफ शोषित वर्ग की बात की जाती है, एक तरफ अमीर, दूसरी तरफ गरीब की बात की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात की जाए तो उसमें एक तरफ विकसित देश, दूसरी तरफ अविकसित देश की बात की जाती है। ठीक है। इसके बाद में फिर मैंने लिखा है कि कई आलोचक इस व्यवस्था को आदर्शवादी बतलाते हैं। मतलब कुछ जो आलोचक हैं वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी सिद्धांत को क्या बताते हैं, वास्तविक रूप में इसको जो है आदर्शवादी बताते हुए उनका कहना है कि आदर्श की बात व्यवहार में इसको कभी भी स्थापित नहीं किया जा सकता, लेकिन यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। सोवियत संघ के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई, चीन में हुई, ये अलग बात है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद में मार्क्सवादी विचारधारा के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, यहाँ तक कहा गया कि मार्क्सवादी विचारधारा की कोई सार्थकता नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा की कोई सार्थकता नहीं है, उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि मार्क्सवादी विचारधारा की आज भी सार्थकता है, और जब तक इस दुनिया में अमीरी और गरीबी में गैप रहेगा, अमीरी और गरीबी में गैप रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तक विकसित देश और अविकसित देशों का अंतराल बना रहेगा, तब तक मार्क्सवादी विचारधारा की सार्थकता रहेगी। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्ण समानता कभी स्थापित हो नहीं सकती। अगर पूर्ण समानता कभी स्थापित हो नहीं सकती तो मार्क्सवाद की सार्थकता भी बनी रहेगी। नोट करें, मार्क्सवाद की सार्थकता बनी रहेगी। इसके बारे में कुछ विद्वानों ने यहाँ तक कह दी कि मार्क्सवाद की आज कोई सार्थकता है ही नहीं। क्यों नहीं है? किसने कही ये बात? क्या अमीर और गरीब ये दो वर्ग नहीं है? क्या एक राष्ट्रीय स्तर पर ये दो वर्ग नहीं है? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नहीं है? एक तरफ विकसित देश, दूसरी तरफ अविकसित देश, गरीब देश है। एक राष्ट्र राज्य की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर पूंजीपति हैं, कुछ ऐसे जो जिनको कि 2 समय का भोजन में नहीं मिल पाता है। तो कैसे कह देंगे मार्क्सवादी विचारधारा कोई सार्थकता नहीं है? मार्क्सवादी विचारधारा की सार्थकता है, और तब तक रहेगी जब तक अमीर और गरीब के मध्य गैप रहेगा, अंतराल रहेगा। राष्ट्रीय राजनीति में भी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जब तक विकसित और अविकसित राष्ट्र राज्यों का बंटवारा रहेगा, तब तक मार्क्सवाद की सार्थकता रहेगी, निश्चित रूप में रहेगी। ध्यान दे बेटा। इसके बाद में अगली बात लेते हैं हम समाजवादी लेखक। कुछ समाजवादी लेखक हैं अभी तक मार्क्सवाद की प्रासंगिकता की पुष्टि करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कह दिया है कि कुछ विद्वान तो ये कह देते हैं कि भाई मार्क्सवाद की आज कोई सार्थकता नहीं है। कुछ आलोचक कह देते हैं कि मार्क्सवाद की कोई सार्थकता नहीं, क्योंकि सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया। और जैसे मैंने यहाँ नोट भी किया, सोवियत संघ के विघटन के बाद मार्क्सवादी दृष्टिकोण की लोकप्रियता को मतलब हम ये कहेंगे कि हल्का किया है, या सोवियत संघ के विघटन ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण की लोकप्रियता को कम किया है। ये बात तो पूर्णतः सही है, लेकिन ये भी तो सत्य है मार्क्सवादी दृष्टिकोण की सार्थकता पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी दृष्टिकोण की सार्थकता अभी भी और आगे भी बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? जब तक अमीर और गरीबी में अंतराल रहेगा। आप तो ये बात याद रखेंगे बस। मार्क्सवादी दृष्टिकोण की, मार्क्सवादी विचारधारा की सार्थकता तब तक रहेगी, प्रासंगिकता तब तक रहेगी जब तक अमीर और गरीब में गैप रहेगा, अंतराल रहेगा, तब तक इसकी सार्थकता रहेगी। तो यहाँ नोट करें, समाजवादी लेखक अभी तक प्रासंगिकता की पुष्टि करते हैं। मतलब वास्तविक रूप में जो समाजवादी लेखक हैं वो अभी तक मार्क्सवाद की
प्रासंगिकता की पुष्टि करते हैं। इनका कहना है कि मार्क्सवाद की अभी सार्थकता है, प्रासंगिकता है, इसका अभी हम ये कहेंगे कि औचित्य है, ये पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ है। ये नहीं कह सकते कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण कोई सार्थकता नहीं है या मार्क्सवादी विचारधारा कोई सार्थकता नहीं है कि भाई सोवियत संघ में हम कहेंगे कि साम्यवादी विचारधारा समाप्त होगी, सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया, तो इसका मतलब ये मान लें कि सोवियत संघ का विघटन हो गया तो साम्यवादी विचारधारा ही पूर्णतया जो है अप्रासंगिक हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ विचारधारा विशेष में दोष नहीं है, बल्कि इस विचारधारा को, इन विचारों को क्रियान्वित करने वाले लोगों की कमी है। इसमें विचारधारा की कोई कमी नहीं है। फिर मैंने लिखा है इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। किसको? मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को यदि आपको समझना है तो इन संबंधों को समझने के लिए, इनका अध्ययन करने के लिए आप मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पूर्व पश्चिम, विकसित अविकसित देशों की प्रतिक्रिया की व्याख्या मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर की जा सकती है। क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ? पूर्व पश्चिमी देश, पूर्वी पश्चिमी देश या विकसित अविकसित देशों की प्रतिक्रिया की व्याख्या मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर की जा सकती है। फिर मैंने लिखा है तीसरी दुनिया के विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अच्छा मानते हैं। नोट करेंगे, तीसरी दुनिया के विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अच्छा मानते हैं। अंत में आपको ये बात नोट करनी है। क्या? तीसरी दुनिया के विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण को श्रेष्ठ मानते हैं, उचित मानते हैं, अच्छा मानते हैं। ये हो गया आपके मार्क्सवादी दृष्टिकोण के 4 तत्व। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वह मार्क्सवादी दृष्टिकोण के संदर्भ में ही लेनिन के विचार के संदर्भ में होगा। इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कई बार यूपीएससी एग्जाम में, यूजीसी नेट में लेनिन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या? लेनिन इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं अलग से इसके ऊपर लेक्चर अपलोड करूँगा। और उसकी संख्या होगी लेक्चर नंबर 36 पार्ट नंबर 2, लेक्चर नंबर 36 पार्ट नंबर 2। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण के 4 तत्व। यह बात स्पष्ट होगी कि मार्क्सवाद का जो लक्ष्य है वो क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना। क्या? पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना और अमीरी और गरीबी का जो अंतराल है उसको समाप्त करना। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज अमीरी और गरीबी में अंतराल है, गैप है। इसका मतलब मार्क्सवाद की सार्थकता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि मार्क्सवाद की कोई सार्थकता नहीं है, मार्क्सवादी विचारधारा समाप्त हो गई है, मार्क्सवादी दृष्टिकोणों का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि सोवियत संघ का विघटन होने के बाद में जो मार्क्सवादी विचारधारा है, मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है वो कमज़ोर ज़रूर पड़ा है, उसकी लोकप्रियता कम ज़रूर हुई है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण की कोई सार्थकता नहीं है। अभी भी इसकी सार्थकता है और विशेषकर जो अविकसित देश हैं, अविकसित देशों में तो इसकी सार्थकता है ही है। ये हो गया आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण के तत्व। आशा करता हूँ मेरी प्रणों से प्यारे विद्यार्थी मार्क्सवादी दृष्टिकोण के चारों तत्वों को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।